नमस्कार। बीए द्वितीय वर्ष आधुनिक भारत के द्वितीय पेपर में आज हम पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एवं उदारवादी चरण। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कांग्रेस के गठन से पूर्व देश में एक अखिल भारतीय संस्था के गठन की भूमिका तैयार हो चुकी थी। काफ़ी सारे संगठन बन चुके थे। 19वीं शताब्दी के छठे दशक से ही राष्ट्रवादी राजनीतिक कार्यकर्ता एक अखिल भारतीय संगठन के जो निर्माण था उसमें प्रयासरत थे, किंतु इस विचार को मूर्त एवं व्यवहारिक रूप देने का श्रेय एक अंग्रेज रिटायर्ड आईसीएस अधिकारी एलन ऑक्टेवियम ह्यूम को प्राप्त हुआ। ह्यूम ने 1883 में ही भारत के प्रमुख नेताओं से संपर्क किया और इसी वर्ष अखिल भारतीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। 1884 में उन्हीं के प्रयासों से एक संस्था इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना हुई। इस यूनियन ने पूना में 1885 में राष्ट्र के विभिन्न प्रतिनिधियों का सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया और इस कार्य का उत्तरदायित्व भी एओ ह्यूम को सौंपा गया। लेकिन पूना में हैजा फेल जाने से उसी वर्ष यह सम्मेलन बम्बई में आयोजित किया गया। यह सम्मेलन जो इसका प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल में आयोजित किया गया। सम्मेलन में भारत के सभी प्रमुख शहरों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। यही सर्वप्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस का गठन किया गया। एहो ह्यूम के अतिरिक्त सुरेंद्र नाथ बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस कांग्रेस के प्रमुख वास्तुविद माने जाते हैं। इसके प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी और प्रथम सचिव एओ ह्यूम थे। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कुल 72 सदस्यों ने हिस्सा लिया, जिनमें से कुछ प्रमुख थे दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिनसा वाचा, काशीनाथ तेलंग, वी राघवे चेरियार, एनजी चंद्रावकर एवं एस सुब्रमण्यम। प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ था। इसके पश्चात प्रतिवर्ष भारत के विभिन्न शहरों में इसका वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया जाता था। देश के प्रख्यात राष्ट्रवादी नेताओं ने कांग्रेस के प्रारंभिक चरण में इसकी अध्यक्षता की तथा उसे सुयोग्य नेतृत्व प्रदान किया। इसमें दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता, पी आनंद चार्लू, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रमेश चंद्र दत्त, आनंद मोहन बोस और गोपाल कृष्ण गोखले आदि थे। कांग्रेस के अन्य प्रमुख नेताओं में महादेव गोविंद रानाडे, बाल गंगाधर तिलक, शिशिर कुमार घोष, मोतीलाल घोष, मदन मोहन मालवीय, जी सुब्रमण्यम आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। कोलकाता विश्वविद्यालय की प्रथम महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने 1890 में प्रथम बार कांग्रेस को संबोधित किया। इस संबोधन का कांग्रेस के इतिहास में दूरगामी महत्व था, क्योंकि इससे राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष में महिलाओं की सहभागिता भी परिलक्षित होती है। कांग्रेस की स्थापना के पीछे क्यों इसकी जो स्थापना हुई, उसके क्या उद्देश्य थे, इस विषय पर विद्वानों में काफ़ी मतभेद है। कुछ विद्वानों के अनुसार कांग्रेस की स्थापना ह्यूम के द्वारा सुरक्षा कपाट के तौर पे की गई थी। सेफ्टी वॉल सिद्धांतों विद्वानों के अनुसार कांग्रेस की स्थापना ह्यूम के द्वारा सेफ्टी वॉल्व के रूप में की गई। सेफ्टी वॉल की अवधारणा का अर्थ है भारत में कांग्रेस में एक ऐसे राजनीतिक संगठन का निर्माण करना जो विदेशी शासन के प्रति संभावित राजनीति असंतोष की लहर को रोके। कांग्रेस शिक्षित भारतीयों के असंतोष के लिए एक शांतिपूर्ण एवं संवैधानिक निकासी मार्ग की व्यवस्था करेगी। इस प्रकार वह जन विद्रोह नहीं भड़कने देगी। इसलिए
कांग्रेस के रूप में एक सुरक्षा कपाट या सेफ्टी वॉल्व बनाने का निश्चय किया गया, जो भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को अमेरिकी व इटली द्वारा अपनाए गए सशस्त्र संघर्ष के मार्ग पर जाने से रोके। इस तरह एओ ह्यूम ने कांग्रेस का निर्माण ब्रिटिश हित में किया। सुरक्षा वॉल्व सिद्धांत के समर्थकों में लाला लाजपत राय, आरपी दत्त प्रमुख थे। लाला जी ने 1916 में यंग इंडिया नामक अपनी पुस्तक में सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत का प्रतिपादन किया और इस सिद्धांत का इस्तेमाल कांग्रेस के नरमपंथी गुट पर प्रहार करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस डफरिन के दिमाग की उपज है। सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत का आधार, इसका आधार ह्यूम द्वारा प्राप्त हुआ गोपनीय रिपोर्ट है, जिसे बेडनबर्ग ने ह्यूम की जीवनी लिखकर उद्घाटित किया था। इस गोपनीय रिपोर्ट के अनुसार डफरिन ने ह्यूम को कांग्रेस की स्थापना करने को कहा ताकि वह शिक्षित भारतीयों के असंतोष से ब्रिटिश को अवगत करा सके। इसके विपक्ष में मत, किंतु इस गोपनीय रिपोर्ट के आधार पर कांग्रेस की स्थापना को डफरिन के दिमाग की उपज या सेफ्टी वॉल्व के रूप में समझने में कई समस्याएं आई है। आधुनिक शोधों ने डफरिन के निजी पत्रों का अध्ययन कर नए तत्व प्रकाश में लाए जो सुरक्षा वाल्व सिद्धांत पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। डफरिन को कांग्रेस की स्थापना की सूचना ह्यूम के पत्रों से प्राप्त हुई और फिर डफरिन ने इसे ह्यूम की कांग्रेस भी कहा। जून 1885 से डफरिन एवं ह्यूम के संबंधों में कटुता आ गई थी और डफरिन ने ह्यूम और कांग्रेस की खुलेआम आलोचना की। अतः स्पष्ट है कि कांग्रेस की स्थापना में डफरिन की सहभागिता नहीं थी। इस प्रकार स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि कांग्रेस का निर्माण एक सेफ्टी वॉल्व के रूप में हुआ था। वस्तुतः कांग्रेस की स्थापना के पीछे तो राजनीतिक उद्देश्य ही थे। इस समय भारतीय एक अखिल भारतीय संगठन के निर्माण का प्रयास कर रहे थे। वे नए सामाजिक तथ्यों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। उनको भारत की राजनीतिक आर्थिक प्रगति के लिए एक संगठन की आवश्यकता थी। वे भारतीय उच्च कोटि के देशभक्त थे। इन्होंने ह्यूम का साथ इसलिए दिया कि वे अपनी प्रारंभिक राजनीतिक गतिविधियों के लिए सरकार के संदेह का पात्र नहीं बनना चाहते थे। इसलिए कांग्रेस के प्रारंभिक नेताओं ने ह्यूम का प्रयोग तड़ित चालक के रूप में करने की योजना बनाई। इस बात को गोखले ने स्पष्ट किया है कि कोई भी भारतीय कांग्रेस की स्थापना नहीं कर सकता था। यदि कोई भारतीय इस प्रकार का संगठन बनाने का प्रयास करता तो सरकारी अधिकारी उसे अस्तित्व में आने ही नहीं देते। यदि कांग्रेस का संस्थापक एक भूतपूर्व कांग्रेस अधिकारी न होता तो उन दिनों के राजनीतिक आंदोलन के संदेहास्पद वातावरण में इस आंदोलन को कुचलने का कोई न कोई रास्ता सरकार जरूर ही निकाल लेती। ह्यूम की भूमिका, कांग्रेस की स्थापना के समय बहुत से क्षमतावान भारतीय मौजूद थे। फिर उन्हें क्या जरूरत थी कि ह्यूम को कांग्रेस का संगठनकर्ता बनाने की। इस बात का सच तो जो तत्कालीन परिस्थितियां थी उसी के संदर्भ में समझा जा सकता है। जैसे उस समय ब्रिटिश शासन के खुले विरोध की परंपरा की जड़ें जमा नहीं पाई थी। भारतीय खुले विरोध नहीं कर सकते थे। प्रारंभ में ही भारतीय सरकार से दुश्मनी नहीं मोल लेना चाहते थे और इसलिए उन्होंने ह्यूम को महत्व दिया। ह्यूम की भूमिका एक अच्छे संगठनकर्ता के रूप में थी। ह्यूम का दृष्टिकोण भारतीयों के प्रति सकारात्मकता, पूर्व कलेक्टर रहते हुए उन्होंने कृषि प्रसार सेवा हेतु उल्लेखनीय कार्य किए थे। इसलिए भारतीय लोगों ने एक प्रगतिशील प्रशासक के रूप में उन्हें समझते हुए नेतृत्व प्रदान किया। कांग्रेस के प्रारंभिक लक्ष्य और उद्देश्यों की बात करें तो लोकतांत्रिक राष्ट्रवादी आंदोलन चलाना इसका मेन लक्ष्य था, उद्देश्य था। भारतीयों को राजनीतिक लक्ष्यों से परिचित करवाना, राजनीतिक शिक्षा देना,
नया माहौल था, क्योंकि नई नई संगठन एक जो भारत के स्तर पे एक नया संगठन खड़ा हुआ था, तो पहला जो इनका काम था कि भारतीयों को राजनीतिक शिक्षा दी जाए। आंदोलन के लिए एक मुख्यालय की स्थापना करना, देश के विभिन्न भागों के राजनीतिक नेताओं तथा कार्यकर्ताओं के मध्य मैत्रीपूर्ण संबंधों की स्थापना को प्रोत्साहन करना, उपनिवेशवादी विरोधी विचारधारा को प्रोत्साहन एवं समर्थन करना, एक सामान्य आर्थिक एवं राजनीतिक कार्यक्रम हेतु देशवासियों को एकमत करना, लोगों को जाति धर्म एवं प्रांतीय भावना से ऊपर उठाकर उसमें एक राष्ट्रव्यापी अनुभव को जागृत करना, भारतीय राष्ट्रवादी भावनाओं को प्रोत्साहित एवं प्रसार करना। इस प्रकार कांग्रेस की स्थापना एक कालिक प्रक्रिया का परिणाम थी। विभिन्न राजनीतिक संगठनों के परिणाम स्वरूप भारत में राष्ट्रीयता की भावना तेजी से विकसित हुई। समाज के विभिन्न तबके के लोग अपने हितों की सुरक्षा के लिए आंदोलन एवं संगठन का रास्ता बना रहे थे। आवश्यकता इस बात की थी कि इन सभी प्रयासों को एकबद्ध एवं संगठित कर किसी राष्ट्रीय संस्था की स्थापना की जाए, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से यह आवश्यकता पूरी हुई। जहां तक सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत के तहत ह्यूम द्वारा कांग्रेस की स्थापना का प्रश्न है, तो ये मत स्वीकार करने योग्य नहीं है, बल्कि भारतीयों ने ही ह्यूम का प्रयोग कांग्रेस की स्थापना में तड़ित चालक के रूप में किया। इस प्रकार कांग्रेस की स्थापना किसी एक व्यक्ति के मस्तिष्क की उपज नहीं, बल्कि अनेक व्यक्तियों, संगठनों के सम्मिलित प्रयासों एवं भारतीयों के अंदर जाग रही राष्ट्रवादी भावना का ही स्वाभाविक प्रतिफलन था।